हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल एनालिसिस हमने द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 14 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है टाइम फॉर इंडियाज नेट जीरो टारगेट। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। पेरिस समझौते के अंगीकरण की 5वीं वर्षगांठ पर यह स्पष्ट है कि दुनिया के विभिन्न देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अब अधिक गंभीर हैं। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और चिली की सह मेजबानी में आयोजित जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन, जिसको क्लाइमेट एम्बिशन समिट भी संबोधित किया जाता है, उसमें लगभग 70 राष्ट्र और सरकार प्रमुखों में से आधे से अधिक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के नए उपायों की घोषणा की। देखिए व्यूअर्स, हमारा जो लास्ट एडिटोरियल एनालिसिस था वो भी पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ पे था। उसको आज थोड़ा सा हम लोग और जरा डिटेल में यहां पे देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ भारत के संबंध में यहां पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से मतलब अगर हम लोग क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं या नेट जीरो एमिशंस की बात कर रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है। कि हम सब जानते हैं कि भाई पेरिस समझौते को 5 साल पूरे हो गए हैं और अभी हाल ही में 12 दिसंबर को एक वर्चुअली समिट ऑर्गेनाइज कराई गई। इस समिट को ऑर्गेनाइज करने वाले जो देश थे वो ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस, इटली और चिली थे। इसके तहत जो पार्टिसिपेंट्स थे इस समिट में, उनमें से आधे से ज्यादा देशों ने और उनके लीडर्स ने ये बात रखी है सामने कि वो सब क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर के, जलवायु परिवर्तन के इशू को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हैं और साथ ही साथ वो कई ऐसे नए उपायों पर काम कर रहे हैं जिसकी मदद से जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उसको टैकल किया जा सके। भारत को वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य हासिल करने के लक्ष्य की घोषणा करनी चाहिए। जब यहां पे मैं नेट जीरो एमिशंस की बात कर रहा हूं तो देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि भाई ये जो आपका नेट जीरो ये है क्या, दरअसल इसका मतलब क्या है। तो देखिए, नेट जीरो एमिशन का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना है जिसमें जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल एकदम से खत्म हो जाए, उसका वैकल्पिक इंतजाम कर लिया जाए और सभी इंडस्ट्रीज उसी से चलें। कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीजों का इस्तेमाल एकदम कम हो। जिन चीजों से कार्बन उत्सर्जन होता है उसे सामान्य करने के लिए कार्बन सोखने के इंतजाम भी साथ में किए जाएं। नेट जीरो एमिशन का मतलब एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें कार्बन उत्सर्जन का स्तर लगभग शून्य हो। इसी की वजह से आईपीसीसी, जिसको कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा की गई एक भविष्यवाणी है, इसके मुताबिक आने वाले सालों में अगर ठोस इंतजाम नहीं किए गए तो पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाएगा और इस बढ़ोतरी को 2 डिग्री से कम रखने के लिए नेट जीरो एमिशन जैसी जो व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आईपीसीसी की जो चेतावनी थी उसको ध्यान में रख करके ये जो नेट जीरो एमिशन की हम लोग बात कर रहे हैं या शुद्ध शून्य की बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और अब समय आ गया है कि भारत को भी अपने आप को नेट जीरो एमिशन कंट्री बनने की कतार में लगा देना चाहिए और भारत को यह लक्ष्य रखना चाहिए कि सन 2060 तक भारत में
ये जो स्टेटस है नेट जीरो एमिशन का, भारत वो स्टेटस अचीव कर लेगा। देखिए, दुनिया के कई सारे देश जैसे कि जापान, चाइना, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन के कई सारे कंट्रीज, इन्होंने टारगेट सेट किया है। कुछ कंट्रीज ने 2050 का, कुछ कंट्रीज ने 2060 का। जो बिडेन ने अपनी कई सारी चुनावी रैलियों में भी यह कहा है कि जिस दिन वो सत्ता में आएंगे वो भी अमेरिका के लिए एक ऐसा ही खाका तैयार करेंगे जिससे सन 2050 तक अमेरिका जो है वो शुद्ध शून्य या नेट जीरो एमिशन का स्टेटस हासिल कर ले। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जलवायु लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धता जताना स्वयं को दंडित करना नहीं है, बल्कि एक निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था के माध्यम से उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना नवाचार, निवेश और विकास के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। देखिए, जब हम लोग ये कहते हैं कि भाई हम लोग हमारी प्रतिबद्धता है, जो हम लोग क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है उससे लड़ने के लिए जिस भी तरीके के इनिशिएटिव्स को ले रहे हैं, देखिए वो हमारे लिए किसी तरीके का कोई दंड नहीं है। जितना बेहतर आपका क्लाइमेट होगा, जितना बेहतर आपका एटमॉस्फेयर होगा, उतना ज्यादा बेहतर जो है वो चीजें हम सबके लिए होंगी। यदि अगर मैं आपसे उदाहरण के तौर पर बात करूं कि एक निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था क्या है या उसके फायदे क्या हैं, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था या लो कार्बन इकोनॉमी ये क्या होती है, या फिर इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कम जीवाश्म ईंधन अर्थव्यवस्था, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डीकार्बोनाइज्ड अर्थव्यवस्था। सो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो निम्न कार्बन विद्युत सोर्सों पर आधारित है, इसलिए इसमें ग्रीन हाउस गैस का न्यूनतम उत्पादन होता है। वायुमंडल में उत्सर्जन, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मानव जनित गतिविधि के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 20वीं शताब्दी के मध्य से मनाया गया ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। और ग्रीन हाउस गैसों का निरंतर उत्सर्जन दुनिया भर में लंबे समय तक चलने वाली परिवर्तन का कारण बन सकता है, जिससे लोगों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए गंभीर, व्यापक और अपरिवर्तनीय प्रभावों की संभावना बढ़ जाती है। यदि वैश्विक स्तर पर कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है तो देखिए उससे कई सारे लक्ष्य, जिसमें आप सामाजिक लक्ष्य, आर्थिक लक्ष्य, पर्यावरण से संबंधित विकास लक्ष्य, उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं यदि वैश्विक स्तर पे लो कार्बन इकोनॉमी या निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था पर काम किया जाए। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ी सी जानकारी हम लोग जरा प्राप्त कर लेते हैं जो जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन था उसके संदर्भ में। थोड़ी सी जानकारी यहां पे अगर हम लोग बात करें तो 12 दिसंबर को वर्चुअली ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ओके, और मेजबानी में सह मेजबान कई और भी देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, चिली इत्यादि। अभी अगर हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट एम्बिशन समिट की या फिर जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि लोगों को, देशों को नए कमिटमेंट्स के अंडर लाया जाए। जो नए कमिटमेंट्स, देखिए, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट की जब मैं बात करता हूं तो पेरिस एग्रीमेंट 3 स्तंभों पर खड़ा हुआ है। सबसे पहला मिटिगेशन, दूसरा अडैप्टेशन और तीसरा फाइनेंस कमिटमेंट। मिटिगेशन का मतलब रोकना, पूरी तरीके से हमको कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, उसमें कितनी कटौती कर सकते हैं, वो मिटिगेशन के तहत आ गया। अडैप्टेशन, हमें किस तरीके से नई नई प्रणालियों को, नई नई टेक्नोलॉजी को जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जो जलवायु के साथ किसी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी टेक्नोलॉजीज को पहुंचाना। और तीसरा फाइनेंशियल कमिटमेंट। फाइनेंशियल कमिटमेंट, देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो फाइनेंशियल कमिटमेंट दें, जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज जहां पर हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से उनके यहां बढ़ते हुए कार्बन उत्सर्जन को या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोक सकें। ऐसा यदि हम लोग अगर हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करें, ये जो एमिशन हुए हैं, अगर हम लोग पहले का, आज से 20-25 साल पहले का डेटा अगर देखते हैं तो ये पूरा का पूरा अगर कार्बन उत्सर्जन, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है, ये सबसे ज्यादा जो बढ़ा है, ये बढ़ा है 20वीं शताब्दी की शुरुआत से। इस चीज की शुरुआत बहुत पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के टाइम पे ही हो गई थी, लेकिन ये एकदम से जो बढ़ोतरी है ना,
ये आपकी 20वीं शताब्दी की शुरुआत से शुरू हुई है। अगर हम लोग पुराने समय के डेटा को लें, आज के 25-30 साल पहले के डेटा को देखें, तो उस समय अमेरिका का जो कार्बन उत्सर्जन या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन था वो सबसे अधिक था, 25%। टोटल ऑल ओवर द ग्लोब जितना एमिशन होता था उसमें 25% का जो कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ अमेरिका द्वारा होता था। उसके बाद आता था यूरोपियन यूनियन 22%, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता था चाइना। अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें आज के समय में, तो आज भी भारत का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, जो ग्लोबल वैश्विक स्तर पे जो भारत का जो उत्सर्जन का जो कंट्रीब्यूशन है वह मात्र, आप लोग सरप्राइज होंगे, मात्र 3% है। और अभी यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के तहत यह कहा गया है कि पूरी दुनिया का जो पर कैपिटा उत्सर्जन है, पूरी दुनिया का जो पर कैपिटा उत्सर्जन है और जो उत्सर्जन भारत में है, तो भारत का उत्सर्जन पर कैपिटा एमिशन जो एवरेज है उससे 60% कम है। इसको आप ऐसे समझिए, यदि पर कैपिटा उत्सर्जन वैश्विक स्तर पे हम लोग निकालें, अगर उसका एवरेज 10 है, तो भारत में ये जो उत्सर्जन है पर कैपिटा ये मात्र 4 पे टिका हुआ है। भारत में क्लाइमेट चेंज को लेकर के कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और भारत बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा है अपने एमिशंस को। यदि भारत के संदर्भ में बात करें, भारत के कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहला, नंबर 1, भारत स्टेज 6 इंजन्स, जो BS6 का जो नॉर्म आया है, ओके, BS6 का जो नॉर्म आया है, यहां पे ये एमिशन, ये उत्सर्जन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, जिनको भारत सरकार ने लागू किया है इस वर्ष से। क्यों? जिससे कि जो वायु प्रदूषण है उस पर लगाम रखी जा सके। दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा है आपका नेशनल सोलार मिशन। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है भारत की सरकार का और साथ ही साथ इसमें राज्य की सरकारें भी जुड़ी हुई हैं। यहां पर यह कहा जा रहा है कि पूरे तरीके से जो फोकस होना चाहिए वो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए, एक ऐसी ग्रोथ जिससे कि आप अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल किसी भी तरीके की हानि ना पहुंचा सकें। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है जो भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे एनर्जी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा डोमेन होने वाला है और भारत, यदि हम लोग बात करें तो रिन्यूएबल जो सोर्सेस हैं उसमें प्रोडक्शन, एनर्जी अगर हम लोग बात करें तो उसके प्रोडक्शन में 4थे नंबर पर आता है। एक और ऐसा इनिशिएटिव जो भारत सरकार ने लिया है वह है आपका नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, 2018 का इनिशिएटिव है। यहां पर हम लोग जो है वो विंड एनर्जी को और सोलर एनर्जी को मिला करके फोटोवोल्टाइक तरीके से फोटोवोल्टाइक हाइब्रिड सिस्टम्स डेवलप करेंगे, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। यदि इन सब इनिशिएटिव्स को और इनके अलावा और भी कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो भारत सरकार ने लिए हैं, यदि उन सबको हम लोग ध्यान में रखें तो आंकड़ा यह कहता है कि भारत ने इन सभी इनिशिएटिव्स को फॉलो करने के बाद लगभग अपने यहां 164 मिलियन किलो कार्बन उत्सर्जन को घटाया है। तो ये भारत के जो इनिशिएटिव्स हैं, भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उस पर बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं अगर, तो जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता। जलवायु परिवर्तन के प्रति कई प्रकार की कमजोरियां रखने वाले एक देश के रूप में और विकासात्मक घाटे को देखते हुए भारत को एक निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए दीर्घकालिक रणनीति को लागू करने पर विचार करना चाहिए। देखिए, भारत को हर चीज को समझना है। कुछ कमियां हैं हमारे यहां पे, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एकदम परफेक्ट ही हो रही हैं। जो इनिशिएटिव्स लिए गए वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जरूरत है कि अभी हम इन इनिशिएटिव्स को और ज्यादा पुश करें और ज्यादा आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ भारत को अपने यहां पे विकास को रुकने नहीं देना है। तो भारत को एक ऐसी स्ट्रैटेजी, रणनीति बनाने की आवश्यकता है जहां पे भारत का विकास भी जो है वो बढ़ता रहे और साथ ही साथ भारत एक निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरे।
और भारत को ऐसी किसी स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए अब ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वर्ष 2060 तक जलवायु तटस्थता या शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य, जिसे स्पष्ट रूप से परिभाषित छोटे लक्ष्य में एक रोड मैप और नीति योजना का समर्थन प्राप्त हो, भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि भारत अपनी अर्थव्यवस्था का विकास चाहता है और यह विकास एक जलवायु परिविद्ध विश्व में प्राप्त करना हो, देखिए जरूरी है कि भारत जो है वो एक ऐसा टारगेट अप सेट करें कि भारत को सन 2060 तक अपने यहां पे क्लाइमेट न्यूट्रलिटी या जलवायु तटस्थता या फिर हम लोग शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस उत्सर्जन, इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। एक ऐसी अर्थव्यवस्था यदि भारत बनना चाहता है जहां पर इन सभी चीजों का बेनिफिट हो और साथ ही साथ जो जलवायु है उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, तो समय ये सबसे एप्रोप्रिएट है, समय ये सबसे बेहतर है कि इस चीज को देखा जाए और सुचारू रूप से सरकार जो है वो ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि इस टारगेट को हम लोग 2060 तक अचीव कर सकें। आगे का रास्ता, अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों को व्यवहारिक ज्ञान के हस्तांतरण से पीछे हटना और 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन प्रदान करने के एक दशक पुराने वादे की पूर्ति नहीं करना निश्चय ही चिंताजनक है। लेकिन देखिए यहां पे हम लोग बातें तो सारी कर रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट को लेकर के, सब देश जो है वो अपना कमिटमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो डेवलप्ड देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन्होंने जो अपने कमिटमेंट्स किए थे वो अभी तक उन कमिटमेंट्स को नहीं फॉलो कर पाए हैं। मैंने आप लोगों को पिछले एडिटोरियल में बताया था कि ग्रीन क्लाइमेट फंड नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जहां पे ये सभी विकसित देश हर वर्ष $100 बिलियन जो है वो जमा करेंगे। इस $100 बिलियन का इस्तेमाल विकासशील देशों में टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ फाइनेंस दोनों तरीके से हेल्प करने के काम आएगा। लेकिन अभी तक जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड में मात्र $10 बिलियन का ही अमाउंट आ रहा है। तो ऐसे जो वादे किए गए थे विकसित देशों द्वारा उनका ना निभाया जाना यह एक चिंता का विषय है। तपन या वार्मिंग के खतरनाक स्तर को रोकने के लिए विश्व को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर जाने की जरूरत है। देखिए यदि आप चाहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट है ये खत्म हो, तो जरूरी है कि एक निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था बनने पर सारे देशों को वैश्विक स्तर पर एक साथ एकजुट होकर के जोर देना पड़ेगा। यह एक ऐसा विकास मार्ग है जो संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग करता है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता रखता है और कम मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करता है। देखिए जब हम लोग एक निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं उसको अचीव करने के लिए हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे यहां पे जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हम बहुत ही कुशलतापूर्वक ढंग से और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें यह भी इंश्योर करना होगा कि जो वेस्ट है, जो अपशिष्ट है, वो कम से कम मात्रा में उत्पन्न हो। यदि हम अपने ग्रह के स्वस्थ और जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम सबका जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, यदि उनका जीवन और उनका स्वास्थ्य एकदम बेहतर रहे, तो जरूरी है कि अब इस दिशा में सभी देशों को एक साथ आगे बढ़ना होगा। व्यूअर्स, तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वो कुछ इस प्रकार है कि पेरिस जलवायु वार्ताओं में भारत के लाभ हानियों की चर्चा कीजिए। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को यह एनालिसिस पसंद आया हो। धन्यवाद।